हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा 5वां सेट है। मतलब डेली अभ्यास का जो एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक्सरसाइज सेट बायोलॉजी के, उनका ये 5वां सेट है, जिनको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से करना है। ऐसे प्रश्न हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित क्या होता है, तो बता दें कि निम्नलिखित क्या होता है या निम्नलिखित पुष्प क्या होते हैं। तो कुछ द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं बच्चों, कुछ द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, क्या होते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। इन पुष्पों को क्या कहते हैं, निम्नलिखित पुष्प कहा जाता है। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, इन पुष्पों को हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित पुष्प कहा जाता है। ऐसे जो पुष्प होते हैं, इनकी क्या होती है बच्चों खासियत, ये पुष्प जो होते हैं ये सदैव क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। और इनके जो पराग कोष होते हैं बंद अवस्था में ही क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। और फट जाते हैं जिससे इनके जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं। और इनमें क्या हो जाता है, स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। क्या हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है। जैसे कौन होते हैं, मतलब ऐसे पुष्पों को या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्नलिखित। तो क्या हमने बताया, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, इन पुष्पों को क्या कहता है, निम्नलिखित पुष्प कहा जाता है। ठीक, ऐसे जो पुष्प होते हैं वो सदैव कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। और इनमें पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश क्या होते हैं, परिपक्व होकर फट जाते हैं और स्वपरागण की क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे उदाहरण में क्या कहेंगे, कौन से निम्नलिखित, मतलब किसमें निम्नलिखित की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे पुष्प कौन से होते हैं, तो बता दें, जैसे कनकौवा होता है। कौन होता है, कनकौवा। मूंगफली होता है, मूंगफली। बनफसा होता है। तो ये आप लिख सकते हो उदाहरण के लिए, क्या, कनकौवा, मूंगफली, बनफसा आदि। ठीक, आगे हम बात करते हैं बच्चों कि उपभोक्ता क्या होता है। तो बता दें कि उपभोक्ता क्या होते हैं, किन्हें हम कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर क्या होते हैं, तो जंतु पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जो हम लोग हैं, जीव हैं, समस्त जीव, तो वो क्या करते हैं, पौधों द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है उस पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, पौधे क्या होते हैं, सुपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम लोग इन पर आश्रित रहते हैं। तो जंतु पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं, इसलिए जंतुओं को क्या कहा जाता है, मतलब उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, ये सारे सब क्या होते हैं बच्चों, भोजन के अवयव होते हैं। तो क्या हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, मतलब प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, भोजन के अवयव होते हैं, जो कि हमें जो पाए किस में जाते हैं, बीजों में या अनाजों में पाए जाते हैं। और ये अनाज वगैरह से कहां से हमको प्राप्त होते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम लोग किस पर आश्रित होते हैं, पौधों पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं, पौधों पर। हम क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, और ये क्या होते हैं, सुपोषी होते हैं पौधे। तो उपभोक्ता की परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों, तो जंतु पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं। जंतु क्या होते हैं, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं, इसलिए जंतुओं को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मतलब वसा, प्रोटीन आदि भोजन के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। और ये ठीक अवयव जो होते हैं ये सब किसमें उपस्थित होते हैं, अनाज में उपस्थित होते हैं। और अनाज को जब हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो हमने ऐसे क्या होते हैं, मतलब ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, वनस्पतियों से ही सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तुमको बता दें कि उपभोक्ता जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इनकी कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कह सकते हो क्या, प्राथमिक उपभोक्ता। इसी प्रकार द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, इसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता, तो बच्चों बता दें कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है तृतीयक उपभोक्ता, ये जो तीनों है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता।
तो बता दें कि यार प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीवों को कहा जाता है जो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन केवल प्राप्त करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शाकाहारी जो जीव होते हैं, कैसे शाकाहारी जीव, जैसे गाय, भैंस, बकरी, टिड्डा, तो ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। तो शाकाहारी जो जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं बच्चों, जो मांसाहारी जीव होते हैं, ऐसे जीव जो मांस खाते हैं या दूसरे जंतुओं को शिकार करके उन्हें खाते हैं, या कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव। जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं, टर्टियरी कंज्यूमर होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सर्वभक्षी। क्या आते हैं, सर्वभक्षी, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। तो ऐसे जंतु जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो बच्चों ने बताया कि उपभोक्ता क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रकार क्या होते हैं, तो सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं बच्चों, जीवन की प्रावस्थाएं क्या होती हैं। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी फेसेस आते हैं, जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवन की प्रावस्थाएं कहते हैं, लाइफ ऑफ फेसेस कहा जाता है। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक ठीक जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, मतलब उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवन की प्रावस्थाएं कहते हैं। जैसे बचपन आता है, बचपन के बाद से किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद ठीक आती है जनन अवस्था आती है, मतलब जनन अवस्था के बाद आ जाता है बुढ़ापा। क्या रहता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो ये क्या कहलाती है, जीवन की प्रावस्थाएं कहलाती है, लाइफ ऑफ फेसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइफ ऑफ फेसेस कहलाती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि बहुभ्रूणता क्या होता है। तो बता दें कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, एक बीजांड या बीज से, मतलब एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूणों का क्या होना, विकसित होना या उत्पन्न होना, ही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहता है। काफी ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक, कि बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं। तो बता दें कि एक बीजांड या बीज से एक या एक से अधिक भ्रूणों को विकास की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बच्चों ये जो बहुभ्रूणता है, ये आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें ये बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे पौधों में, ठीक, आवर्तबीजी पौधों में। और जो अनावर्तबीजी पौधे होते हैं उनमें एक ये सामान्य घटना होती है, काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो बहुभ्रूणता की खोज बता दें तुमको, मतलब ऐसे तो इसकी खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी, सन 1791 ईस्वी में। तो हमारे कहने का मतलब है बहुभ्रूणता की खोज पूछ दिया जाता है तो किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1791। किसने खोजा था इन्होंने बहुभ्रूणता को, तो इन्होंने खोजा था संतरे के बीज में। किसमें, संतरे के बीज में बहुभ्रूणता को खोजा था। किसमें, संतरे के बीज में बहुभ्रूणता को खोजा था। ऐसे लिख सकते हैं, एक बीज से बहुत से भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज से ठीक बहुत से भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। आगे समझते हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यू दिए गए हैं बच्चों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने सारे प्रैक्टिस वीडियो सेट कर लिए सारे, अभी तो 60 के हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग के से चलेंगे, ठीक, फिर उसके बाद हम पूरा ऐसे एमसीक्यू लाएंगे, पूरा ऐसे ठीक वीडियो एमसीक्यू का, उसके बाद पूरा 60 का लाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे उससे जो ऊपर वाले हैं ठीक उन प्रश्नों को लाएंगे, सारे तुम्हारी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप अगर इन वीडियो को देख लेते हैं मतलब, तो ऐसे क्या होगा, अगर इनके आप ऐसे नोट्स वगैरह बना लेते हैं अच्छे से, मतलब तो आपको परीक्षा के टाइम पर मतलब जो परीक्षा का प्रेशर रहता है वो कम से कम रहेगा और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाएंगे कम समय में। तो बच्चों बता दें कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा। मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के ठीक गुणसूत्रों के द्वारा होता है। फिर हम बात करते हैं कि टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला जो परीक्षण होता है क्या होता है। तो बच्चों बता दें कि टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला जो परीक्षण है इसे हम कहते हैं विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट। क्या कहा जाता है, ठीक, विडाल परीक्षण कहा जाता है।
तो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन है? विडाल परीक्षण है। आगे हम बात करते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है। तो बच्चों फास्फोडाइएस्टर जो बंध होता है ये मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह और फास्फेट समूह के बीच में पाया जाता है और इसका निर्माण जो होता है H2O के अणु को हटाने से होता है। H2O के जो अणु होते हैं उसमें जुड़े होते हैं, ठीक, उनके हटाने से ठीक फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? कह रहा उपस्थित होता है, तो बता सकते हो ठीक, ये से जो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है ये डीएनए व आरएनए के मध्य में उपस्थित होता है। किसमें? डीएनए और आरएनए के मध्य में उपस्थित होता है। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? तो बता दें कि जैव मतलब से प्रौद्योगिकी जो विभाग है इसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में की गई थी। काफी बार पूछा गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किसने की थी, मतलब कब हुई थी? सन 1986 ईस्वी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी। आगे कह रहा है बच्चों, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए क्या जाता है? एलिसा टेस्ट। क्या किया जाता है? एलिसा परीक्षण। एलिसा टेस्ट किया जाता है। जो एड्स रोग होता है ये किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, HIV विषाणु के कारण होता है ना। HIV टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? HIV टेस्ट जो होता है इसके टेस्ट करने की और भी विधियां, वेस्टर्न ब्लॉट विथ, वेस्टर्न ब्लॉट विथ, एक और होता है वह एनटीए टेस्ट। क्या किया जाता है? एनटीए टेस्ट से HIV की पुष्टि की जा सकती है। क्या की जा सकती है? वेस्टर्न ब्लॉट विथ और एनटीए टेस्ट के द्वारा ऐसे क्या कर सकते हैं? हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं HIV की। आगे कह रहे हैं कि कायिक प्रवर्धन की 4 संरचनाओं के नाम बताइए। तो बच्चों कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ये एक अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। किसकी? अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जिसके द्वारा नए पौधों का क्या किया जाता है? विकास जो किया जाता है वो प्रवर्धों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है ना? प्रवर्धों के द्वारा किया जाता है। जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, तो ये क्या होते हैं? प्रवर्ध होते हैं ना। पौधे के भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती ना, तो इन्हीं के द्वारा से क्या किया जाता है ना? नए पौधों का विकास किया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है क्या होता है मतलब तो ये एक अलैंगिक जनन की ऐसी विधि होती है मतलब जिसमें हम क्या करते हैं? किसी पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है मतलब, और जो कायिक भाग लिए जाते हैं इसमें तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब उन्हें प्रवर्ध कहा जाता है। मतलब जैसे कायिक प्रवर्धन की कह रहा है 4 संरचनाओं के नाम बताना है, तो कायिक प्रवर्धन की 4 संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? लिख सकते हो, कंद, प्रकंद, घनकंद, घनकंद, ठीक, भूस्तारी, भूस्तारी, और भी लिख सकते हो ऊपरी भूस्तारी लिख सकते हो, ठीक। मतलब तो कंद है, प्रकंद है, घनकंद है, भूस्तारी है, ठीक। मतलब तो ये क्या है? कायिक प्रवर्धन की 4 संरचनाएं हैं। क्या है? 4 संरचनाएं। आगे कह रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो बच्चों बता दें कि इनको क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो आकारकी व आनुवंशिक रूप से क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या हम लिख सकते हैं उसमें कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो आकारकी और आनुवंशिक रूप से क्या होती हैं? समान होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। फिर बच्चों कह रहा है कि प्रदूषण उत्पन्न करने में कीटनाशक पदार्थों की भूमिका क्या होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रदूषण उत्पन्न करने में कीटनाशक पदार्थों की क्या भूमिका होती है? समझते हैं। कुछ पीड़कनाशी तथा कीटनाशक, क्या हमने बताया? कुछ पीड़कनाशी तथा कीटनाशक जो होते हैं ये जो मृदा को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। क्या करते हैं? मृदा को दूषित कर देते हैं। और जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या लिख सकते हो? कुछ पीड़कनाशी तथा कीटनाशी ऐसे होते हैं जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है? जो अन्य पदार्थ होते हैं उनका अपघटन रुक जाता है। क्या होता है? अन्य पदार्थ जो होते हैं उनका अपघटन रुक जाता है। जैसे बता दें बच्चों, मतलब एक जैसे किसान का मित्र कहा जाता है, किसको किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ का।
तो ये सूक्ष्मजीव क्या होता था, अक्सर देखने को खेतों में मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप ठीक किसी भी खेत में देख सकते हो, यहाँ से ये कम ही देखने को मिलते हैं, मिलते ही नहीं। पहली बात, बरसात के मौसम में भी नहीं मिलते हैं, मतलब इस मौसम में तो कई सारे, बहुत सारे ऐसे केंचुए देखने को मिलते थे, लेकिन अब मतलब नहीं मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है, पीड़कनाशी तथा कीटनाशक ही। तो ये ऐसे रसायन हैं जो इन सूक्ष्मजीवों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे अन्य पदार्थों का जो अपघटन होता है रुक जाता है। और जब बता दें बच्चों कि अन्य पदार्थों का अपघटन रुक जाएगा, मतलब तो मतलब जैसे ये क्या करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, क्या करेंगे, मतलब हमारे वातावरण को दूषित करेंगे ना। और तुमको बताते हैं, फिर यही खाद्य श्रृंखला का मतलब ऐसे खाद्य श्रृंखला को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है उसको भी क्या कर देते हैं, छीड़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कह सकते हो ऐसे पीड़कनाशी तथा कीटनाशक जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति जो होती है उसको कम कर देते हैं। मतलब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे इन्हीं को बोला जाता है प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कीटनाशक पदार्थ। एक बच्चों क्वेश्चन था ये, आदिम कृषि या झूम खेती किसे कहते हैं? तो बता दें बच्चा लोगों कि आदिम कृषि या झूम खेती क्या होता है। इसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे मतलब जैसे बोला जाता है दहिया के नाम से, मध्य प्रदेश में इसको दहिया के नाम से जानते हैं, मतलब तो झारखंड में इसे किसी और नाम से जाना जाता है ना। तो आदिम ये एक प्रकार की जो झूम खेती है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में लिखने को कि झूम खेती से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे यह एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि या फिर आदिम प्रकार की कृषि है। कैसी है? आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें क्या किया जाता है, वनस्पतियां जो होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, काट कर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। फिर जो कृषि उपकरण होते हैं उनके द्वारा ऐसे क्या कर दी जाती है, उसकी मतलब जुताई कर दी जाती है। कृषि यंत्रों के द्वारा ऐसे क्या कहते हैं, खेतों की ठीक जुताई कर देते हैं। फिर जुताई करने के बाद उसमें क्या कर दिया जाता है, बीजों को बो दिया जाता है, जिससे फसल क्या होती है, उत्पन्न होती है। और ये फसल तब तक उत्पन्न की जाती है जब तक वहां पर मृदा की उर्वरता शक्ति मतलब उर्वरा शक्ति जो होती है वो बनी रहती है। ये झारखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब ऐसे क्षेत्रों में यहाँ से ये खेती बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो हमारे कहने का मतलब ऐसे क्या कहेंगे झूम खेती के बारे में, तो इसे काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। क्या कहता है, काटो और जलाओ खेती। तो कहेंगे जो आदिम, यह एक प्रकार की आदिम कृषि है जिसमें वनस्पतियों या पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है। उसके बाद क्या कर देते हैं, मतलब कृषि संयंत्रों के द्वारा मतलब से इसको खेतों को जोत दिया जाता है। फिर उसमें अनाज की बुआई कर देते हैं या बीजों को बो देते हैं। और ये खेती तब तक की जाती है जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसी को हम झूम खेती या काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न बच्चों की, हीमोफीलिया से जो ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कर दिया है तो उनके संतानों में इस रोग की वंशागति क्या होगी? तो हीमोफीलिया जो है बच्चा, ये एक अनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया रोग जो होता है, इसमें अगर ऐसे कहीं पर चोट लग जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता है और रक्त जो होता है वो लगातार खून मतलब शरीर से बाहर बहता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। तो बच्चों बता दें, इसका कारण होता है क्रोमोसोम्स के कारण होता है, गुणसूत्रों के कारण होता है। तो ऐसे मेल चीमेट्स क्या होते हैं, मेल युग्मक क्या होते हैं, तो एक्स और वाई क्या होते हैं, मतलब ऐसे मेल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स और वाई। और फीमेल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स एक्स क्या होते हैं, एक्स एक्स। दोनों युग्मक समान होते हैं और ठीक मेल में क्या होते हैं, दोनों युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं। आगे से कह रहा है कि मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष है जिसका मतलब जो किससे पीड़ित है, मतलब हीमोफीलिया से, और उसका जो विवाह है वो एक सामान्य स्त्री से हो जाता है। सामान्य स्त्री का मतलब जिसके पास ठीक जिसके कोई भी रोग नहीं है, क्या नहीं है, कोई रोग। तो कह रहा है कि जो उसकी संतानें होंगी उसमें रोगों की वंशागति का चित्र बताना है। तो बता दें बच्चों कि उसमें जो डॉटर्स होंगी वो सारी प्रभावित होंगी, पुत्री अगर होती है तो पुत्रियां से क्या होंगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी। वो जो सन होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे, क्या होंगे, पुत्रियां से मतलब अगर होते हैं तो क्या होंगे, वो नॉर्मल होते हैं। देख सकते हो ठीक, ये मेल से गेमेट और ये क्या है, फीमेल गेमेट। तो क्या बनाएगा, एक्स एक्स एस है। तो इसका मतलब से ये क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स किसके होते हैं, मतलब फीमेल के।
तो मतलब इससे पुत्री कैसे होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। फिर यहाँ से एक्स, आगे यहाँ से देखते हैं एक्स और वाई, तो ये क्या है पुत्र, तो ऐसे पुत्र जो है एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्या है हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है। फिर ऐसे इसका क्रॉस कराते हैं एक्स एक्स एच, तो ये क्या है हीमोफीलिया से ग्रसित है। फिर इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो एक्स वाई, तो ये किसके क्रोमोसोम्स हैं, न मेल के हैं। तो ऐसे पुत्र देख रहे होगे न हीमोफीलिया से पीड़ित नहीं है, जबकि जो पुत्रियां हैं डॉटर्स हैं वो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं। तो करना क्या है, कह रहा है कि इसका वंशागति का रेखा चित्र समझाइए। तो इस तरीके से आप इसका पेपर में रेखा चित्र समझा सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।